नमस्कार। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला जो आपका ऑडिट वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जाँच का क्या उद्देश्य होता है, इसकी क्या महत्वपूर्णता होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी किसी उद्यम के खातों की नियमित जांच के अतिरिक्त समय समय पर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कई वर्षों के खातों और अभिलेखों की गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। किसी उद्यम के खातों और अभिलेखों की गहन जांच करने के लिए जांच की जाती है। जांच का अर्थ है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खातों और व्यावसायिक अभिलेखों की छानबीन करना है। ठीक है, यानी इसमें विशिष्ट उद्देश्यों की जांच की जाती है, इस कारण से इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अधिकतर मामलों में ऐसी छानबीन का उद्देश्य उद्यम यानी व्यापार की वास्तविक वित्तीय स्थिति, उसकी सामान्य लाभ कमाने की क्षमता या धोखाधड़ी की सीमा का पता लगाना होता है। इस प्रकार जांच खातों और अभिलेखों की एक विशेष प्रकार की जांच है जो एक अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ स्थिति की आवश्यकता के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी जो भी स्थिति है, वर्तमान स्थिति की परिस्थितियों के अनुसार इसमें जांच की जाती है। इसमें वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की सटीकता के सत्यापन से कहीं अधिक जानकारी भी शामिल होती है, यानी इसमें डिटेल से जांच की जाती है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग का उद्देश्य किसी संस्था के वित्तीय अभिलेखों की सत्यता और निष्पक्षता की सीमा को सत्यापित करना होता है। यानी ऑडिटिंग होती है, जो अंकेक्षण होता है, अब उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑडिटिंग का उद्देश्य किसी व्यापार या संस्था की वित्तीय अभिलेखों की सत्यता और निष्पक्षता की सीमा को सत्यापित करना होता है। यानी जो अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, बैलेंस शीट तैयार की जाती है, तो बैलेंस शीट की निष्पक्षता या उसकी औचित्यता की जांच की जाती है। जबकि जांच के बारे में बात करें, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, किसी तथ्य यानी किसी फैक्ट्स को सिद्ध करने के लिए की जाती है। जो कार्य किया गया है क्या रिलेटिव में वो फिजिकल रूप से विद्यमान था या नहीं था, या इसकी वास्तविक सत्यता की जांच की जाती है। किसके अंतर्गत? जांच के अंतर्गत। ऑडिटिंग का दायरा ऑडिटिंग मानकों पर आधारित होता है, यानी जो ऑडिट होती है तो ऑडिटिंग का जो दायरा होता है, स्कोप होता है, वो स्टैंडर्ड बने हुए हैं ऑडिट के, वो आईसीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो उसके जो मानक स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर जांच का कार्य किया जाता है। जबकि जांच का दायरा अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। जो जांच है, अब जांच में जो नियोक्ता है यानी कंपनी या संस्था है और जो जांच करता व्यक्ति होगा, उसके मध्य एक पहले से लिखित एग्रीमेंट किया जाता है। जो भी व्यापार में जो भी वर्तमान कंडीशन है, जो भी दशा है या उसका जो विशिष्ट उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जांच की जाती है। ठीक है, तो जांच का दायरा अलग अलग हो सकता है, जबकि ऑडिट का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, यानी खातों की निष्पक्ष जांच करना होता है। नेक्स्ट है जांच का उद्देश्य धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करना है, खारिज करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों को स्थापित करना है। यह एक कानूनी रूप से स्थापित तथ्य खोज प्रक्रिया है जो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक तथ्यों को स्थापित करना है और इस संबंध में सिफारिश भी करना है। हालांकि जांच संदिग्ध धोखाधड़ी और चोरी की जांच करने, निरंतर हानि और कम उत्पादकता के कारणों की पहचान करने और व्यवसाय की साख का मूल्यांकन करने के लिए भी की जा सकती है। ये भी कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? यानी एक तो संदिग्ध धोखाधड़ी हो, इसके अलावा चोरी की जांच करनी हो, व्यापार में किसी प्रकार की थेफ्ट हुई हो, लगातार लॉसेज हो रहा है, लगातार लॉसेज होने का क्या कारण है, एंड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मैनेजमेंट का अभाव है या उनके द्वारा कोई फ्रॉड किया जा रहा है डायरेक्टर मैनेजर्स द्वारा। ठीक है, और जो भी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, कम उत्पादकता किस कारण से हो रही है, उन कारणों की पहचान करने हेतु, और इसके अलावा गुडविल का मूल्यांकन के लिए भी इस प्रकार से जांच की जाती है। तो संभावित उल्लंघन की जांच का उद्देश्य भी जांच करना ही होता है। नेक्स्ट है एंटी डेफिशिएंसी। क्या है? एंटी डेफिशिएंसी एक्ट के उल्लंघन का पता लगाने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या हुआ है, इसके कारण क्या थे, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कार्रवाई या क्या क्या सुधारात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति या उल्लंघन दोबारा न हो। इस कारण से जांच की जाती है। ठीक है, अब ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी क्वालिटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, यानी जो जांचकर्ता होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए या उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। हालांकि पहले ही बात कर चुके हैं जांचकर्ता की योग्यता के बारे में। बात करें अगर इसकी योग्यता देखें तो जांचकर्ता एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जबकि ऑडिटर होता है वो एक तरीके से सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो जांचकर्ता में निम्नलिखित गुण या क्षमताएं होनी चाहिए। अब कौन कौन सी गुण या क्षमताएं इसमें होनी चाहिए, अब इसको देखते हैं। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लेखांकन ऑडिटिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि अभी बात की है कि जो जांच करता है इन्वेस्टिगेटर है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उससे लेखांकन वित्त यानी फाइनेंस का उससे अच्छा
ज्ञाता होना चाहिए, यानी उसे नॉलेज होनी चाहिए, लेखांकन और ऑडिटिंग के संबंध में उसे ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा संगठन के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का उसे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, यानी व्यापार में जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ऑपरेटिंग के कार्य किए जा रहे हैं, व्यापार किस प्रकार का है, तो उसके संबंध में उसे नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता और दक्षता भी होनी चाहिए। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर्स है उनको उसे समझने की योग्यता ठीक है, यानी स्किल उसके अंतर्गत होनी चाहिए। चीजों को आसानी से समझने और उन्हें स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की उच्च अच्छी क्षमता होनी चाहिए। कार्य को व्यवस्थित प्रॉपर्ली ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा ईमानदारी और लगन से काम करने का उसमें गुण होना चाहिए। जांचकर्ता में अपने ग्राहक के हित में काम करने की क्षमता होनी चाहिए और उसे ग्राहक की सेवा की भावना से काम करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसे जो कंपनी है उसके हित में काम करना चाहिए और ग्राहक की सेवा यानी कंपनी की सेवा भावना से उसे कार्य करना चाहिए, यानी वो भी एक तरीके से फ्रॉड का कार्य उसे नहीं करना चाहिए। जांच का कार्य करते समय जांच के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसे पूरी सावधानी, कौशल और जिम्मेदारीपूर्ण लगन का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो उसे जांच के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट दिया गया है, विशेष जो भी उद्देश्य दिया गया है, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है, यानी जांच का विषय अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का है, यानी टेक्निकल नेचर का है और आमतौर पर इस कार्य के लिए गहन ज्ञान और अनुभव वाला एक वरिष्ठ लेखाकार उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी इस संबंध में अगर तकनीक प्रकृति का कार्य है तो इसके रिगार्डिंग जो जांच किस व्यक्ति से करवानी चाहिए तो वो ऐसा व्यक्ति एक तरह से लेखाकार हो तो सबसे उत्तम या अच्छा रहता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, यानी जो जांच करता है इन्वेस्टिगेटर है उसके कौन कौन से कर्तव्य या ड्यूटीज या लायबिलिटी होती है, उसको देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, तो द प्रोसीजर्स to be followed in an investigation depend on the nature of investigation, its purpose and the circumstances of the case in which the investigation was undertaken. In all the cases of investigation, certain precautionary measures are required to be taken by the investigator. These measures are considered as the duties of the investigator, which he should follow in discharging his duties in conducting investigation. These duties are given below. यानी जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, जांच की प्रकृति, उसके उद्देश्य और जांच से संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी जो जांच में प्रोसेस अपनाई जाएगी अब वो पहले से डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, वो व्यापार की परिस्थिति, वर्तमान समस्या क्या है, किस उद्देश्य किस ऑब्जेक्ट्स के लिए जांच की जा रही है। ठीक है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। सभी प्रकार की जांच में जांचकर्ता द्वारा कुछ एहतियाती उपाय करना आवश्यक होता है। ये उपाय जांचकर्ता के कर्तव्य माने जाते हैं जिनका पालन उसे जांच करते समय करना चाहिए। ये कर्तव्य नीचे दिए गए। अब कौन कौन से ड्यूटीज है उसकी। फर्स्ट ड्यूटी उसके ओपनिंग रिटर्न इंस्ट्रक्शन अबाउट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के दायरे और उद्देश्यों के बारे में लिखित निर्देश प्राप्त करना होता है। जब जांच की जाएगी किस प्रकार से की जाएगी तो उसके क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके बारे में उसे लिखित निर्देश जो भी कंपनी है नियुक्त है उसे स्पष्ट रूप से प्राप्त करने चाहिए। तो जांच शुरू करने से पहले जांचकर्ता को ग्राहक से अपने कार्यक्षेत्र और जांच के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट लिखित निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। यदि ग्राहक अपने कार्य पर कोई प्रतिबंध या सीमा लगाना चाहता है, यानी कंपनी अपने कार्य पर कोई प्रतिबंध सीमा लगाना चाहता है, ठीक है, सीमा में रहते हुए उस कार्य करवाना चाहता है तो उसे भी लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि वह अपने कार्य क्षेत्र और कर्तव्य की प्रकृति को सटीक रूप से निर्धारित कर सके। जांचकर्ता अपने ग्राहक यानी कंपनी से जांच की अवधि भी स्पष्ट रूप से लिखित में प्राप्त कर लेनी चाहिए। किस अवधि तक जांच की जाएगी वो भी लिखित में प्राप्त कर लेनी चाहिए, अनावश्यक बाद में दिक्कत क्रिएट नहीं हो। यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जांचकर्ता तदनुसार लेन देन और अभिलेखों की जांच को केवल उसी अवधि तक ही सीमित कर सकता है। तो इस प्रकार से उससे पहले से ही लिखित में ले लेना चाहिए, यानी जांच के दायरे उद्देश्यों के बारे में लिखित में निर्देश प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्या ड्यूटीज रहेगी उसकी। फार्मिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, यानी जांच कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, जो भी जांच कार्यक्रम है उसका ढांचा स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से उसे प्रोसेस करनी है। तो उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और निर्धारित अवधि के आधार पर एक प्रभावी जांच कार्यक्रम तैयार किया जाना आवश्यक होता है या चाहिए। जांच कार्यक्रम लचीला होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आवश्यकताओं परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज किया जा सके ताकि जांचकर्ता वास्तविक जांच के दौरान कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन कर सके। कार्यक्रम में यह लचीलापन आवश्यक है क्योंकि जांच में कई चरण पिछले चरणों के परिणामों पर भी निर्भर करते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबल कार्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी ड्यूटीज क्या रहती है, यानी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एकत्रित करने का कार्य होता है। यानी व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित करना। जांचकर्ता के लिए तथ्यों की सही व्याख्या और रिपोर्टिंग करना तब तक संभव नहीं है जब तक उसे उद्यम की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी न हो जिसकी वह जांच कर रहा है। तो व्यवसाय की जो भी जानकारी है उसे एकत्रित करनी चाहिए। जब तक व्यवसाय की जानकारी उसे एकत्रित नहीं होगी पूर्ण रूप से, अगर वो जो भी डाटाज है उनका कलेक्शन नहीं कर पाएगा तो वो प्रॉपर्ली जांच नहीं कर पाएगा। तो गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उसको होनी चाहिए जिसकी वह जांच कर रहा है। इसलिए जांच कार्य शुरू करने से पहले जांचकर्ता को उद्यम की गतिविधियों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए।
इसके अलावा उसका नेक्स्ट लाइबिलिटीज रहेगा या ड्यूटीज रहेगी इंक्वायरी अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी उद्यम की प्रतिष्ठा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। मार्केट में उद्यम की प्रतिष्ठा कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बारे में उसे पता करना चाहिए। तो जांचकर्ता को संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, वो जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। उद्यम की साख के बारे में भी यानी गुडविल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये जानकारी जांचकर्ता को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में बहुत सहायक होती है। जब वो रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसमें उसको काफी सहायता मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड एंड कंसल्ट एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन विच हिज नॉलेज इज नॉट एडिक्वेट, यानी विशेषज्ञ सलाह लेना। जांचकर्ता को अपनी जांच के दौरान यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सहायता भी लेनी चाहिए। अगर टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता पड़ती है या फाइनेंशियल पर्सन की आवश्यकता पड़ती है तो उनसे परामर्श करना चाहिए। उन मामलों में विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए जिनमें उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो विशेषज्ञों से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। रिलायंस ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, खातों और अभिलेखों पर निर्भरता है। यदि लेखा पुस्तकों और आवश्यक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है और लेखा परीक्षा की गई है यानी ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है तो जांचकर्ता का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी फ्रॉड है, किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट हुई है तो वो खातों में पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वह लेखा परीक्षित खातों और उचित रूप से रखे गए अभिलेखों पर निर्भर रह सकता है। इसलिए आमतौर पर जांचकर्ता को कार्य दोहराव से बचना चाहिए, यानी कार्य को रिपीट नहीं करना चाहिए और उन प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो जांच के लिए अधिक उपयोगी हो। लेकिन जांचकर्ता द्वारा लेखा परीक्षित लेखा पुस्तकों पर निर्भरता का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। जो भी रिपोर्ट है उसमें जो भी डिपेंडेंट रहा है ऑडिटेड रिपोर्ट पर तो उसे मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स है, यानी कार्यपत्रों का संरक्षण करना चाहिए, यानी कार्यपत्र जो भी मिनट्स है कार्यपत्र बनाए गए हैं उनको सुरक्षित रूप से रखना चाहिए। जांचकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्यपत्रों को ठीक से संरक्षित रखे। किए गए कार्य है, जांचे गए अभिलेख है, प्रासंगिक जानकारी और एकत्रित साक्ष्य आदि का पूरा रिकॉर्ड महत्वपूर्ण कथनों, अनुसूचियों और दस्तावेजों के साथ उसकी फाइल में रखा जाना चाहिए। जो भी कथन है, जो भी शेड्यूल है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको एक फाइल में नथी करके रखना चाहिए। ये कार्यपत्र रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय उसकी सहायता करेंगे। यदि प्रभावित पक्ष बाद में उसके निष्कर्षों को चुनौती दे देते हैं तो ये कार्यपत्र उसके बचाव में महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकते हैं। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। इन फ्यूचर में जो अपोजिशन है अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है जांच से, अगर वो उसको चैलेंज करता है तो इन कार्यपत्रों के माध्यम से वो उसके ऊपर जो भी चैलेंज किया गया है वो चैलेंज में इनकी सहायता ले सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी एंड कन्फिनमेंट टू पर्पज, यानी गोपनीयता बनाए रखना और उद्देश्य का पालन करना, यानी उसे गोपनीयता बनाए रखना चाहिए और जो भी उद्देश्य दिए गए उसका पालन करना चाहिए। तो इसको देखते क्या 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 करेगा। जांचकर्ता को हमेशा जांच के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जांच का उद्देश्य ही यह निर्धारित करेगा कि किन अभिलेखों और आंकड़ों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए, किन की नहीं की जानी चाहिए। यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, विशेष जो भी डाटा है उनकी उसे जांच विशेष रूप से करनी चाहिए। जो नॉर्मल प्रोसीजर वाले हैं उनकी जांच वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर विश्वास करके कर सकता है। किन की नहीं, किन मामलों में विस्तृत जांच से बचा जा सकता है, उसे पुस्तकों और अभिलेखों के अलावा अन्य स्रोतों से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसे अपनी जांच में कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। दूसरी ओर गोपनीयता किसी भी जांच की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए जांचकर्ता को जांच के विवरण को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। यानी जो भी जांच की है वो गोपनीय रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। अगर जो भी जांच की अगर उसको थर्ड पक्षकार को पता लग जाएगा तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य व्यापार का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यानी कार्य के न्यूनतम मानक का रखरखाव करना चाहिए। जांचकर्ता को ईमानदार होना चाहिए। इसके अलावा उसे अपने काम को उचित सावधानी, कौशल और लगन से करना चाहिए। उसे दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच में पूर्ण स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए जांचकर्ता को हमेशा स्वार्थी व्यक्तियों के प्रभाव से भी मुक्त रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड करेक्ट रिपोर्टिंग है, यानी उचित और सटीक रिपोर्टिंग उसे करनी चाहिए। अब उचित और सटीक रिपोर्टिंग किस प्रकार से करेगा, यानी जांच रिपोर्ट स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए, यानी किसी जांच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, संदिग्धता उसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जो भी फैक्ट्स है फैक्ट्स उजागर करने चाहिए। जांचकर्ता को अपने द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों और साक्ष्यों का विश्लेषण करना चाहिए। जो डाटा उसके द्वारा कलेक्ट किए गए हैं तो उनसे क्या परिणाम निकल के आया है उसका उसे निर्वचनीय विश्लेषण करना चाहिए। उसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि उसकी रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी न हो, यानी गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। इसलिए अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अपने पास रखे गए कार्य दस्तावेजों और नोट्स के साथ रिपोर्ट की सामग्री का सावधानीपूर्वक जांच कर लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में किसी प्रकार से अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत रिपोर्ट उसके मुवक्किल को यानी उसका कंपनी को गुमराह कर सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी लायबिलिटीज रहती है। नेक्स्ट जो जांच करता है उसकी लायबिलिटीज रहेगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लास्ट में देगा।
उसमें क्या क्या लिखेगा यानी जांच रिपोर्ट है, लास्ट में इतना कार्य करने के बाद में, यानी यो इतनी ड्यूटी होने के बाद में उसके लास्ट कार्य रहता है जांच रिपोर्ट तैयार करना, यानी जो भी नियुक्ता है या जो कंपनी है संस्था उसको अपनी जांच रिपोर्ट देगा। तो जांच रिपोर्ट सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए, ये सरल भाषा में होनी चाहिए, स्पष्ट अर्थ वाली होनी चाहिए, यानी संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, दी गई परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए, जो भी परिस्थिति है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य का वर्डिंग शॉर्ट में संक्षिप्त होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। हालांकि इसमें लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट का प्रारूप सामान्यतः एक परिचय से शुरू होगा, जिसमें संदर्भ की शर्तें, जांच की जा रही कंपनी की प्रकृति बताई जाएगी। एक मुख्य भाग होगा जिसमें प्राप्त तथ्यों और किए गए कार्य का विवरण दिया जाएगा, और एक अंतिम भाग होगा जिसमें निष्कर्ष और सिफारिशें दी जाएगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु विवरणों से स्पष्ट न हो, या जो भी मुख्य बिंदु है वो रिपोर्ट के स्पष्ट नहीं होने चाहिए, यानी स्पष्ट होने चाहिए। किसी भी विस्तृत सांख्यिकी को परिशिष्ट में रखा जाना चाहिए, और रिपोर्ट के संबंधित भाग में संदर्भित भी किया जाना चाहिए। जो भी रिपोर्ट लिखी गई है उसके साथ में एनक्लोज भी लगाना चाहिए, एन परिशिष्ट का उसे उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो समरी दे रखी है, समरी के बारे में हालांकि यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जो जांच क्या होती है उसके बारे में इसमें बता रखा है। और इसके अलावा लास्ट में एक चीज देखेंगे, टेक्निकल टर्म्स, यानी जो टेक्निकल टर्म्स है, यानी जो इसमें बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, एविडेंस क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। हालांकि आपके जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ये आ चुके हैं, लेकिन इनको एक बार पुनः देखते हैं दोबारा। तो जांच के बारे में बात करें, इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एंड ओईडी के अकॉर्डिंग जांच शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो जांच शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रांसीसी शब्द से लिया गया था, जिसका मूल नाम लगभग 14वीं शताब्दी है। यह लेटिन शब्द किसे बना है, यानी जो लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द इन्वेस्टिगेट, किससे, लेटिन शब्द इन्वेस्टिगेट से भी मिलता जुलता है। एग्जाम में किसी इस प्रकार का आने की काफी संभावना रहती है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। जिसका अर्थ है जांच करना, सामान्य तौर पर किसी विशेष स्थिति के पीछे के तथ्यों का पता लगाने और सच्चाई जानने के लिए किया गया प्रयास जांच कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मिसकंडक्ट, इसके बारे में बात करें, दुराचार के बारे में। तो दुराचार से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए काम करते समय किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या स्वेच्छा से किए गए किसी भी अनुचित कार्य, अपराध या पेशेवर गलती से है। दुराचार तब होता है जब किसी कर्मचारी का व्यवहार उसके रोजगार अनुबंध में निर्धारित दायित्वों का उल्लंघन करता है, जो भी रोजगार में सत्य निर्धारित की गई उसका पालन नहीं करता है या समय से परे जाता है, तो एक तरह से मिसकंडक्ट हो जाता है। और जब सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि उसके कार्यों, चूक या गलतियों के परिणाम स्वरूप उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसे मिसकंडक्ट कहा जाता है। अब इंक्वायरी के बारे में पूछता जाए, तो सार्वजनिक हित के किसी मामले की व्यवस्थित ढंग से जो जांच की जाती है वही इंक्वायरी होती है। साक्ष्य एविडेंस के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी चीज जिसमें गवाही, दस्तावेज और मूर्त वस्तुएं शामिल है, जिनको छुआ जा सकता है, जो किसी कथित तथ्य के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने की प्रवृत्ति रखती है। आंतरिक के लेखा परीक्षा किसी, अभी इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करें तो इंटरनल ऑडिट यानी किसी संगठन की जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के प्रभावी ढंग से कार्य करने की स्वतंत्र गारंटी प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे लेखा परीक्षा रिपोर्ट की हालांकि अभी जस्ट ऊपर बात की थी, तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो जांच करता हो, यानी जो एक तरह से ऑडिटर होता है, वो लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्राथमिक दायित्व यह रिपोर्ट करना है कि क्या मूल वित्तीय विवरण नोट सहित सरकारी संस्था के लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अकॉर्डिंग निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का प्रकार मुख्य रूप से मूल वित्तीय विवरणों, सामग्री और लेखा परीक्षा के दायरे और परिणामों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कार्यपत्र है, यानी मिनट्स है। तो मिनट्स में बता रखा है कि वे दस्तावेज जो लेखा परीक्षा जांच के दौरान प्राप्त सभी गतिविधियों और साक्ष्यों का सारांश रिकॉर्ड रखते हैं, उसको कार्यपत्र मिनट्स कहा जाता है। यानी वे दस्तावेज जो लेखा परीक्षा जांच के दौरान सभी गतिविधियों और साक्ष्यों का सारांश रिकॉर्ड रखते हैं, समरी रखते हैं, उसको मिनट्स कहा जाता है। और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा साक्ष्य का एक रूप होते हैं। प्रक्रियाओं में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों डेटा के बीच संभावित संबंधों का विश्लेषण शामिल होता है। इसके अतिरिक्त ये प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा की अपेक्षा से भिन्न उतार चढ़ाव या सामान्य लेन देन की पहचान करने में मदद करती है। तो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, दो डाटाओं की तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निकल वर्ड है उनके बारे में बात कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर चुके हैं, मिसकंडक्ट क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, एविडेंस क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट, वर्किंग पेपर्स, एनालिटिकल प्रोसेस के बारे में डिटेल्स यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला, दो पार्ट में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको किसी प्रकार से कोई संशय हो, क्यूरीज हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आपके 16 वीडियो पूरे कर चुके हैं।
ऑडिट में अब नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।